The branch of science dealing with study of spectra is called spectroscopy. स्पेक्ट्रा क्या होता है? तो जो लाइट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के, उनको आप जब सेपरेट करते हो तो उनको कहते हैं स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। जैसे आप एक प्रिज्म लगा दो अगर एक वाइट लाइट के रास्ते में, तो आप देखते हो कि 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। तो ये जो 7 कलर्स हैं इनको कहते हैं स्पेक्ट्रम, या स्पेक्ट्रा भी कहते हैं इसको। सो सेपरेटिंग या सेपरेटेड वेवलेंथ ऑफ electromagnetic radiation by using an instrument called spectroscope is called a spectrum. So जो स्पेक्ट्रम होती है इसको हम कई पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, कई पार्ट में स्टडी करते हैं। सो नोट कीजिए यहाँ तक। सो बेसिकली अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब आप वेवलेंथ को स्प्लिट करते हो तो उस अलग अलग स्प्लिटेड वेवलेंथ को कहते हैं स्पेक्ट्रम। और जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं इसके लिए उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रम जो है इसको ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं हम। स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन नेचर, नेचर कैसा है स्पेक्ट्रम का, और दूसरा है बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो नेचर के बेसिस पे आप स्पेक्ट्रम को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वैसा है जैसे आप व्हाइट लाइट अगर आपके पास है और इसको आप प्रिज्म से पास करते हो तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूअस है। तो वहां वॉयलेट खत्म नहीं होगा, वॉयलेट के जस्ट बगल में ब्लू है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। देन उसके बाद ग्रीन आएगा, फिर येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम है उनके बीच में कोई गैप नहीं। जब कोई गैप नहीं है यहां स्पेक्ट्रम में तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूअस नहीं हो। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दो तरीके से मिल सकता है। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है। दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है एटम्स से। हम लाइन स्पेक्ट्रम्स के बारे में ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन का आपके पास एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम को आपने एक ट्यूब में फिल कर रखा है और यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। तो यहां से जो लाइट निकलेगी इसको जब आप प्रिज्म से पास करोगे तो आपको जो मिलेगा स्पेक्ट्रम वो इस तरीके से मिलेगा, लाइन मिलेंगे और बीच में आपको गैप दिखाई देगा। तो लाइंस जब मिल रही हैं और बीच में गैप है तो इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम में आपको जो
जिस पेपर पे अगर आप देख रहे हो कि कैसा दिख रहा है, तो आपको बैंड दिखाई देगा। दो कलर एक साथ हैं, एक रेड है मान लो, एक ग्रीन, फिर बीच में गैप है, फिर उसके बाद दो तीन कलर एक साथ दिखाई देंगे। तो कलर जो है वो बैंड्स में है, दो तीन कलर एक साथ दिखाई देंगे, और उसके बाद बीच में आपको गैप दिखाई देगा। सो बैंड्स के फॉर्म में जब मिलता है हमें, तो बोलेंगे उसे बैंड स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कलर कंटिन्यूअस होगा, बीच में कोई गैप गैप यहाँ पे नहीं होगा दो कलर्स के बीच में। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है हमें मॉलिक्यूल और एटम्स के से। मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलेगा डिस्क्रीट, मॉलिक्यूल से मिलते हैं बैंड, और एटम्स से मिलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइंस दिखाई देंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइन, फिर गैप है, फिर एक दूसरे पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट, फिर तीसरे वेवलेंथ, इस तरीके से अलग अलग वेवलेंथ के आपको लाइट दिखाई देने वाले, और बीच में उनके गैप दिखाई देगा। मतलब बीच में खाली जगह है, तो कंटिन्यूअस वेवलेंथ नहीं दिखाई दे रहे, देयर इज अ गैप। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ओरिजिन के बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे कि हमारा सन है, ये खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हमारे पास में हाइड्रोजन को मैंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा दिया, यानी कि ये जो सेटअप है, करंट लगा दिया मैंने दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो यहां से भी लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगी, बट ये खुद की लाइट है, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी एमिट कर रहा है जब। और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप क्या करते हैं कि जो व्हाइट लाइट है, इसको आप एक सॉल्यूशन से पास करते हो या एक गैस से पास करते हो। इसके बाद जो बची हुई लाइट आएगी, इस बची हुई लाइट को आप पास कराओगे एक प्रिज्म से, और फिर उसके बाद आप उसको प्लॉट कर लोगे किसी एक फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो जो सॉल्यूशन है, इससे पहले हमने पास किया व्हाइट लाइट, फिर उसके बाद जो बची हुई लाइट थी उसको प्रिज्म से पास करा के जो स्पेक्ट्रम मिला, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हो, समझो। पहले आप लाइट को पास करा रहे हो सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी, जो जो वेवलेंथ इसको एब्जॉर्ब करना होगा, बची हुई वेवलेंथ जो होगी उससे आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम जो खुद से एमिट करे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जहां पे पहले आप लाइट को एक सॉल्यूशन से पास करोगे, वहां एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर बचे हुए लाइट को आप प्रिज्म से पास करके देख रहे हो, तो इसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर एक कोई पर्टिकुलर कलर नहीं आया, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर कलर इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट या स्प्लिटेड लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ को आप कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नोट कीजिए यहां तक। हो गया।
सो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सो करना यह है आपको, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके एंड्स पे दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इसके अंदर में हम लेंगे H2 गैस, प्रेशर कर देंगे बहुत कम, और इधर से हम लगा देंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से एमिशन होगा लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। यहां से बीच में एक स्लिट लगा देंगे। स्लिट क्या होता है? एक कार्डबोर्ड समझो, उसके बीच में एक छोटा सा होल है, तो ये हो गया स्लिट। इस स्लिट से पास किया ताकि बहुत सारी लाइट नहीं आए, सिर्फ एक पर्टिकुलर बीम यहां से या एक बहुत छोटी सी बीम आए। फिर इसको पास करा दिया प्रिज्म से। प्रिज्म से पास कराने पे स्प्लिटिंग होगी। इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने प्रोजेक्ट करा दिया। फोटोग्राफिक प्लेट अगर आपको नहीं पता है तो फोटोग्राफिक प्लेट एक ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर जब लाइट हिट करता है तो वो अपना एक निशान छोड़ जाएगा। तो फोटोग्राफिक प्लेट पहले, आपको अगर याद हो तो पहले जो फोटोज खींचते थे हम लोग, वो उसके अंदर में एक रोल लगा हुआ होता था ब्राउन कलर का, जिसको हम फिल्म कहते थे। तो वो फिल्म जो ब्राउन कलर का था वो फोटोग्राफिक प्लेट ही एक तरीके से थी। तो उस फोटोग्राफिक प्लेट में आप देखेंगे अगर, तो उसमें AgBr का सॉल्यूशन होता था, जिसपे जैसे ही लाइट पड़ती थी वो स्प्लिट हो जाता था। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट है। एक्सरे जब करते हैं तो देखा है हमने, जिसके ऊपर एक्सरे निकालते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। वो भी एक फोटोग्राफिक प्लेट की तरह ही कंसिडर कर सकते हैं। तो जिस पे एक्सरे पड़ता है तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो ये है मेरा फोटोग्राफिक प्लेट। नोट करते चलिए, दिस इज प्रिज्म एंड दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट। तो देखने को ये मिलता है that emission spectrum of hydrogen is a line spectrum. This is a line spectrum. तो थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए। When hydrogen gas at low pressure is taken in discharge tube and the light emitted is examined, the spectrum obtained is hydrogen spectrum. Next point. Hydrogen spectrum is line spectrum. Hydrogen spectrum is line spectrum. सो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आगे लिखेंगे। सो देखिए, हुआ ये कि आपको कंटिन्यूअस लाइट नहीं मिल रहा।
आपको मिल रहा है लाइट जो कि है डिस्क्रीट, यानी कि एक लाइट मिला, फिर एक गैप है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप क्यों आया, ये समझने के लिए हम आगे बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम की। तो आपने बोर मॉडल से अगर समझा, तो बोर मॉडल में हमने एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लिया था। इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो उसको बोल रहे थे एक्साइटेशन, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा था तो उसको कह रहे थे डी एक्साइटेशन। तो इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से हमें लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो आगे लिखेंगे हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लिखो, line spectrum of hydrogen is observed due to excitation or de-excitation of electron from one stationary orbit to another stationary orbit. One stationary orbit to another stationary orbit. So अगर इलेक्ट्रॉन लेट्स से एक ऑर्बिट में है N2 और N2 से ये N1 पे डी एक्साइट हुआ, बीच में और भी ऑर्बिट्स थे, लेकिन ये डायरेक्टली जंप करके यहाँ पहुंच गया। अगर ये डायरेक्टली यहाँ पहुंचा तो N2 स्टेट की जो एनर्जी थी वो देखिए कितनी थी। N2 स्टेट की एनर्जी थी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और n की वैल्यू है यहाँ N2 स्क्वायर। N1 स्टेट पे एनर्जी हो जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा ई, जो कि यहां अगर मान लीजिए फोटोन के फॉर्म में आ रही है, सो दिस एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन डेल्टा ई N2 to N1 equal to -13.6 into z square upon N2 square minus of -13.6 into z square upon N1 square. So this delta E equal to 13.6 into z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. So if we want to find the wavelength of the photon, so delta E अगर हमने यहां से निकाल लिया, so lambda wavelength, या ऐसे लिखो hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा ई था, सो लैम्डा इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन hc हो जाएगा। एंड दिस लैम्डा, अगर वैल्यू रखूं मैं, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन डेल्टा ई। तो hc डेल्टा ई होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। एंड अगर 1 अपॉन लैम्डा चाहिए आपको, 1 upon lambda is equal to wave number, so this will be 13.6 into z square upon hc
एंड ये जो पूरी वैल्यू है 13.6 अपॉन एच सी, इसको हम लिख सकते हैं एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। 1 अपॉन लैम्डा इज वेव नंबर 13.6 अपॉन एच सी को मैंने रिप्लेस कर दिया आर से। आर एक कांस्टेंट है इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, जहां पे आर हो जाएगा 13.6 अपॉन एच सी इन ईवी। सो आर सी एच इक्वल टू 13.6 ईवी। अगर मीटर में हम बात करें तो आर की वैल्यू हो जाती है 1.0968 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। That is nearly 1.1 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। आर को कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट 1.1 इंटू 10⁻⁷, इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं। इससे डायरेक्टली आप वेव नंबर निकाल सकते हो और इस वेव नंबर से फिर आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला वेवलेंथ निकालने का। हमने फर्स्ट फॉर्मूला बोर मॉडल से सीखा था, ये सेकंड तरीका आप देख रहे हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं। पहले का पेज। हो गया। कैलकुलेट द वेवलेंथ of a photon emitted when an electron in hydrogen atom makes a transition from n equal to 2 to n equal to 1 in terms of Rydberg constant.
in terms of Rydberg constant, we have to find wavelength of the photon emitted when an electron in hydrogen atom makes transition from n equal to 2 to n equal to 1. सो रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में बोला गया है आपको सॉल्व करने के लिए. सो आपको यूज करना होगा 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, दैट मीन्स z इक्वल टू 1. और कहाँ से कहाँ जा रहा है देखिए, ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1. तो इसका मतलब n2 की वैल्यू 2 होगी और n1 की वैल्यू 1 होगी. सो 1/λ इक्वल टू r इंटू 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर दैट इज माइनस 1/2 स्क्वायर. याद रखें 1/λ जो है ये पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ, n1 n2 आपने उल्टा रख दिया होगा. फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव आया है तो उसको पॉजिटिव करना, बिकॉज वेवलेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. सो दिस कम्स आउट टू बी r इंटू 3/4. दिस इज 1/λ दैट इज वेव नंबर. लैम्डा चाहिए तो ये हो जाएगा 4/3r. अब अगर आप r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो. 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स था तो ये आंसर आ जाएगा मीटर में. अब इसको सॉल्व करना बचा है, हमको तो यहीं तक पूछा गया था, 4r/3. दैट इज द आंसर. ओके, अगर ये नोट कर लिया है तो फिर आगे लिखेंगे. अगर वेव नंबर पूछा जाता तो आप यहीं तक 3r/4 तक में रुक जाते. देन एक हम सीरीज बनाएंगे हाइड्रोजन एटम के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इन जनरल. सो now this is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is n equal to infinity. सो लेट्स से ये हाइड्रोजन एटम के लिए या किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो अगर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स का सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट हो रहा है
या थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट हो रहा है, या फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट, फिफ्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट, सिक्स्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेवेंथ एंड एट्थ, और ऐसे करते करते आप इन्फिनिटी से वन पे अगर पहुंच रहे हो, तो ये जो पूरा का पूरा n इक्वल टू वन पे आके जो खत्म होती हैं, ये सारे के सारे वेवलेंथ्स को हम कंसिडर करते हैं लाइमन सीरीज। अब लाइमन ने इनका इनको डिस्कवर किया था, इनको खोजा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में n इक्वल टू वन पे खत्म होने वाली वेवलेंथ्स ये होंगी, तो इनको कह दिया लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज के अंदर में आ, इसको हम जो n इक्वल टू वन, टू से वन वाली जो है लाइन, इसको आप कहोगे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। फिर थ्री टू वन वाली जो है इसको सेकेंड लाइन कहेंगे, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और ये इन्फिनिटी टू वन वाली जो है इसको कहेंगे लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। देन अगर थ्री टू टू, फोर टू टू, फाइव टू टू, सिक्स से टू टू, सेवन से टू, एट से टू एंड इन्फिनिटी टू टू, ये वाला अगर हमारे पास सीरीज आ रहा है तो इसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। दिस इज बाल्मर सीरीज। बाल्मर ने डिस्कवरी की थी तो बाल्मर सीरीज। देन बाल्मर सीरीज के बाद अगर n इक्वल टू थ्री पे आके लाइन खत्म हो, जैसे कि फोर टू थ्री, अब फोर टू थ्री फर्स्ट लाइन हो जाएगा, फाइव टू थ्री सेकेंड, सिक्स टू थ्री, सेवन टू थ्री, एट टू थ्री एंड इंफिनिटी टू थ्री, दिस इज पाश्चियन सीरीज, लाइमन बाल्मर पाश्चियन, PASCHEN, पाश्चियन सीरीज। देन फाइव टू फोर, सिक्स टू फोर, सेवन to 4 and infinity to 4. This is bracket series. देन अगर n इक्वल टू 5 पे खत्म होने वाली लाइन्स है तो इसको कहते हैं लाइमन बाल्मर पार्शन ब्रैकेट पी फंड। पी फंड लिखो भाई, पी फंड सीरीज। इसके बाद अगर 6 पे खत्म हो रही है तो इसको कहते हैं हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज। So these are basically the spectral lines लिख लो थोड़ा बहुत, इसको लिख लेना, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, और ये इन्फिनिटी टू वन वाला जो है इसको लिख लेना लास्ट लाइन। सिमिलरली बाल्मर में ये थ्री टू टू वाला होगा फर्स्ट लाइन, फोर टू टू वाला होगा सेकेंड लाइन, एंड इन्फिनिटी टू टू वाला हो जाएगा लास्ट लाइन।
हो गया, नोट कर लिया हमने। सो इनको एक एक करके लिख लेते हैं, जितने स्पेक्ट्रल लाइंस लिखे हैं हमने, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां फिलहाल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, पर आप किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए प्लॉट कर सकते थे। पहला, लाइमन सीरीज। सो लिखें इसके अंदर, इट इज फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रल सीरीज of hydrogen and is found in ultraviolet region by Lyman in 1898. Now यहाँ पे N1 जो होगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड N2 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दैट इज N2 हो सकता है 2, 3, 4 ऐसे करके। दिस इज N1 इज द ग्राउंड स्टेट एंड N2 इज द एक्साइटेड स्टेट। तो अगर वेवलेंथ निकालना है आपको तो 1/λ का फॉर्मूला हो जाएगा R N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब N2 की वैल्यू रखते जाइए और अलग अलग वेवलेंथ यहाँ पे आता जाएगा। थर्ड पॉइंट, द वेवलेंथ ऑफ मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन मतलब N2 इक्वल टू इंफिनिटी वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो N2 की जगह इंफिनिटी रखिए और बताइए कितना आएगा, लैम्डा। दिस इज N1 स्क्वायर अपॉन R। दैट इज N1 की जगह अगर हम रख दें 1 तो ये हो जाएगा 1/R। Then first line of Lyman series. First line of Lyman series होगा 2 से 1, second orbit to first orbit. What is the second line then? Second line of Lyman series. This is 3 to 1. Then third line of Lyman series is 4 to 1. And last line of Lyman series, लास्ट लाइन हो जाता है हमेशा इन्फिनिटी से, लाइमन सीरीज है तो 1 तक। नाउ अगर हम एनर्जी गैप की बात करें, डेल्टा ई लाइमन, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, आपने हाइड्रोजन के लिए देखा था दैट सेकेंड ऑर्बिट में हमने -3.4 EV एंड फर्स्ट ऑर्बिट पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 देखी थी। तो अगर हम इस डिफरेंस से देखें तो फर्स्ट लाइन हो जाएगा ये डिफरेंस, लास्ट लाइन हो जाएगा 0 to 13.6। तो डेल्टा ई लाइमन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके हिसाब से हम चाहें तो वेवलेंथ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लैम्डा लाइमन, वेवलेंथ हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 12400 अपॉन 10.2, ये एंगस्ट्रॉम में आने वाला है, एंड इट इज greater than or equal to 12400 upon 13.6 angstrom. देन अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी, यानी कि ये हो जाएगा 12400 और मिनिमम एनर्जी आ रही थी सेकेंड से फर्स्ट ट्रांजिशन पे। और अगर आपसे पूछें कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, सो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। लैम्डा मिनिमम कब आएगा, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ, इसको कहते हैं सीरीज लिमिट। यानी सीरीज लिमिट अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ के बीच वो एंड्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम, उनको कहते हैं सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट दैट इज लैम्डा greater than or equal to lambda minimum less than equal to lambda maximum. This is the series limit. नोट कीजिए। तो इसी तरीके से आप बाकी सीरीज के लिए भी ये सारे पैरामीटर्स निकालते जाएंगे। सो नेक्स्ट लिखिए इसके आगे। बाल्मर सीरीज, it is second series of hydrogen spectrum and it was found in visible region by Balmer in 1892. एंड इसकी वैल्यू जो है वो n1 इक्वल टू 2 हो जाएगा
and n2 equal to 3, 4, 5 and so on. सो अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें, सो 1 upon lambda इक्वल टू आर 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर, जहाँ पे n2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो सकती है। तो अगर हम एनर्जी का देखें बाल्मर में, तो ये एनर्जी डिफरेंस आएगा ग्रेटर देन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेस देन और इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम वेवलेंथ निकाल लें इसी से, लैम्डा बाल्मर, सो इट विल बी 12400 upon 3.4 and less than 12400 upon 1.9 angstrom. So अगर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहें, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हो जाएगा 3 से 2। और अगर यहीं पे हम सेकेंड लाइन पूछें ऑफ बाल्मर सीरीज, तो ये हो जाएगा 4 to 2। और अगर हम कहें लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 5 to 2 या infinity to 5 to 2 नहीं, दिस इज infinity to 2। सो वेवलेंथ निकाल सकते हैं हम फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बट 3 to 2 है अगर, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा वो निकाल सकते हैं। लास्ट लाइन क्या होगा वो भी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। वेवलेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो ये वाला हमने इधर लिखा है। n2 की वैल्यू आप रखते जाइए और लैम्डा आप कैलकुलेट करते जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट नोट कीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट इज पाश्चियन सीरीज। सो पाश्चियन सीरीज हमारा थर्ड सीरीज है। इट इज द थर्ड सीरीज of hydrogen spectrum and is found to be in infrared region by Paschen। देन आपको क्या ध्यान रखना है, n1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो अगर वेवलेंथ चाहिए होगा आपको, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहां n2 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ फर्स्ट लाइन की बात करें,
तो अब यहाँ पे हो जाएगा 4 to 3। लास्ट लाइन infinity to 3। एक होता है मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन का मतलब होता है हमेशा लास्ट लाइन की बात कर रहा है, यानी कि इन्फिनिटी टू 3 की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर इसका वेवलेंथ निकालें लैम्डा मार्जिनल, तो वो हो जाएगा n2 की जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो ये हो जाएगा 9/r। ओके, सो पास्चन ब्रैकेट पी फन हम्फ्री ये सब इंफ्रारेड में होते हैं। आपको याद क्या रखना है, जो लाइमन था वो अल्ट्रावायलेट में था, बाल्मर इकलौता है जो विजिबल रीजन में होगा। पास्चन ब्रैकेट पी फन ये सब इंफ्रारेड रीजन में आ जाएंगे। अगला पास्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। सो it is fourth series of hydrogen spectrum and was found to be in infrared region by bracket। नाउ इसके लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड n2 की वैल्यू हो जाएगी 5 6 7, ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक। सो वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर, z की वैल्यू तो 1 थी, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, where n2 is greater than or equal to 5। Then wavelength of marginal line, that wavelength n2 की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा 16/r। देन ब्रैकेट के बाद अगला होगा प्रीफंड सीरीज। आप समझ तो गए हैं कैसे करना है, आपको बस याद होना चाहिए कहाँ से n1 की वैल्यू कितनी रखनी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो इट इज फिफ्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम then and found in infrared region by Pfund। then n1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 5 एंड n2 की वैल्यू होगी 6 7 8 एंड सो ऑन। सो वेवलेंथ अगर चाहिए Pfund के लिए तो ये हो जाएगा r
1/5 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं कि मार्जिनल लाइन का वेवलेंथ कितना होगा? व्हाट इज द मार्जिनल लाइन वेवलेंथ? बताओ, व्हाट इज मार्जिनल लाइन वेवलेंथ लैम्डा? सो n2 की जगह रख दीजिए इंफिनिटी, सो ये आ जाता है 25/r सिंपल। तो एक एग्जांपल लिखो। कैलकुलेट द वेवलेंथ of second line of Lyman series for of helium plus ion in terms of R, in terms of Rydberg constant R. So 2 से 1 हो जाता फर्स्ट लाइन, 3 से 1 हो जाएगा सेकेंड लाइन, एंड 1/लैम्डा इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हीलियम प्लस आयन, जेड की वैल्यू हो गई 2, 2 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, 3 to 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। So 8/9। सो लैम्डा आ जाएगा 9/32R। एक और एग्जांपल लिखें। कैलकुलेट द वेवलेंथ of second line of Balmer series for helium plus ion। रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में मुझे आंसर फाइंड करना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हीलियम प्लस आयन।
So we are talking about the second line of the Palmer series. तो यहाँ 3 to 2 हो जाएगा फर्स्ट लाइन, 4 to 2 हो जाएगा सेकेंड लाइन। हीलियम के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी 2, सो 2 हो जाएगा N1, 4 हो जाएगा N2, सो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R to Z स्क्वायर 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. So 1 upon lambda equal to 3R upon 4. So lambda equal to 4 upon 3R. That is the answer.